सुमित जी, रोशनी जस्ट कंफर्म नहीं हो एक बार रिकॉर्डिंग मैसेज आप लोगों को। हाँ सर। ओके ओके ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो या फिर इक्विटी डेरिवेटिव है ना, इसम के लिए इसको इक्विटी डेरिवेटिव कहा जाता है और हम लोग इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। कॉन्सेप्ट इज दैट सर कि हम लोग आज ऑप्शंस में बात को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीक हम लोग ऑप्शंस का बैकग्राउंड देखा था, है ना सर। ऑप्शंस क्या है ऑप्शंस का एक रियल लाइफ बैकग्राउंड, मतलब स्टॉक मार्केट को छोड़ के अगर हम लोग ऑप्शन कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो ऑप्शन है क्या, इसका जो आइडिया है वो हम लोग लास्ट वीक गैदर करने का कोशिश किया था। आई होप आप लोगों को याद होगा, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास में एक लैंड था, है ना। मतलब बेसिक से ही हम लोग हर एक बात को एकदम बारीकी से सीखने का कोशिश कर रहे हैं सर, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक चीज हम लोग ऑटोमेटिक समझ जाए, आइडिया क्लियर हो ना। हर एक चीज मतलब फ्यूचर क्या होगा, ऑप्शंस में आगे क्या होगा, एवरीथिंग ना नजर आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। और जैसे कि आप लोग इतना पेशेंस देके सीखने का कोशिश जो कर रहे हैं, सब कुछ सीखना नहीं चाहता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मैक्सिमम लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, नहीं नहीं सीख के क्या होगा, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन सीख लीजिए ना। लेकिन यही यही चीज है, जो सीख जाते हैं एक बार वो उसका जिंदगी भर काम आ जाता है। सर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास में हम लोग एक रिसेंटली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है और वहां पर दो फ्रेंड रहता है। और दो फ्रेंड का नाम है, एक का नाम है वेनु और एक दूसरे का नाम है अजय। वेनु और अजय के बीच में वेनु और अजय के बीच में एक लैंड को लेके डील हो रहा था। लेकिन डील जो था वो एक ऑप्शन डील था। ऑप्शन क्यों? बिकॉज जो डील हो रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंटली श्योर शॉट नहीं है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड कर रहा है कि ये ट्रेड का किसको कितना प्रॉफिट होगा या नहीं। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था। मैं एक बार जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। स्टोरी क्या था? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज बना है रिसेंटली। बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का बॉर्डर एरिया में, मेनली उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में जो रोड बन गया, वो रोड बनने से पहले वो बंजर था, है ना, डाकुओं का एरिया है, वी ऑल नो दैट। लेकिन सर अभी रोड बना है, मतलब अभी वहां पर डेवलपमेंट होना ही होना, और बहुत सुंदर रोड बना है। इट्स लाइक अमेरिका में जैसे फ्री वेज होता है ना, हमारे यहाँ पर एक्सप्रेस वेज बोलते हैं या हाईवे बोलते हैं हम लोग, अमेरिका में फ्री वे बोलते हैं। वैसा ही देखने में बना है, इट्स लाइक फ्री वेज, ठीक है। मतलब इतना बड़ा बड़ा रास्ता, एकदम चारों तरफ कुछ नहीं है। तो नो डाउट अब उस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, इवन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हर एंगल से वहां पर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो नो डाउट जमीन का दाम, आसपास का जो भी जमीन है, जो लैंड है, उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा। लेकिन सर ये वेनु और अजय के बीच में कम से कम 6 मंथ्स पहले, रोड बनने से 6 महीने पहले, इनके बीच में ऑप्शन का डील हो रहा था। कि अजय को पता है, मार्केट का नॉलेज है अजय को, वेनु के पास जमीन है। तो बेसिकली वेनु था जमीन का सेलर और अजय था जमीन का बायर। मतलब लैंड का बायर कौन था? अजय। और लैंड का सेलर कौन था? वेनु। वेनु के पास लैंड है, अजय के पास लैंड नहीं है, वो लैंड लेना चाहता है। बट वेनु को नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है, उतना प्रॉपर नॉलेज उसको हो सकता है वो अजय से ही सुना है। तो लेकिन वेनु को अर्जेंट नीड है पैसा का, और अजय को अपॉर्चुनिटी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कैसा था? अजय ये सोच रहा था कि अगर मैं आज वेनु का जमीन 5 लाख में ले लेता हूँ, ठीक है, तो 10 लाख में रोड बनने के बाद मैं उसको बेच दूंगा तो मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिकली ये जो 5 लाख था ये स्ट्राइक प्राइस था। मैं अभी अभी समझाऊंगा आपको स्ट्राइक प्राइस वगैरह क्या है नहीं है, ठीक है। 5 लाख में अगर अजय वेनु का जमीन परचेस कर लेता है, तो 5 लाख पे जैसे ही वो परचेस कर लेता है, जैसे ही रास्ता बन जाएगा 6 मंथ्स लेटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने के बाद उसी जमीन का भाव कम से कम 10 लाख तो हो ही जाएगा, नो डाउट। और हुआ भी है रिसेंट ट्रेंड में अगर देखा जाए तो। 1 एकड़ जमीन था, जमीन का साइज था 1 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ लैंड, सर 1 एकड़ जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में क्या होता है,
स्टॉक मार्केट में हम लोग लॉट बोलते हैं, कितना लॉट ऑप्शन लेना है, कितना लॉट का फ्यूचर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड जो था ये 1 एकड़ का लैंड था। लेकिन सर अजय को थोड़ा डर था, अजय को थोड़ा सा डर था कि आज मैं वेनू को 5 लाख दे देता हूं, बट कल अगर रास्ता ना बना तो, रास्ता ना बने मतलब अगर रास्ता नहीं बनता है, रास्ता बनेगा यही सोच के जमीन का दाम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर रोड नहीं बनता है तो 5 लाख का चीज 3 लाख पे आ जाएगा। देखिए सर हर चीज डिपेंड करता है ना। अब 5 लाख का चीज अगर 3 लाख पे आ जाएगा तो बेसिकली अजय बैठे बैठे 2 लाख का लॉस खा जाएगा, और फिर वो जमीन सेल करने में उसका हड्डी पसली एक हो जाएगा। बिकॉज जब मार्केट में डिमांड नहीं होता ना, इतना इजीली लैंड सेल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये लैंड है, कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जमीन सेल करना, बाई करना, बाई तो कर लेगा कोई, पैसा देगा अगर कोई सेल करे, लेकिन इट्स नॉट इजी टू सेल। सो अगर अगर वो रोड नहीं बनता है, लेकिन रोड बन जाता है तो इजी सेल भी होगा और दाम भी मिलेगा। तो अजय ने क्या किया था, 1 लाख देके, लेकिन उसको थोड़ा सा 50-50 चांसेस लग रहा था रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 50-50 चांसेस को लेने के लिए वो 1 लाख देके वेन्यू को चुप कराया। चुप कराया मतलब वेन्यू को ना एक कॉन्ट्रैक्ट में बॉन्डेज कर दिया कि भाई अब अगला 6 महीना तुम ये रास्ता किसी को, सॉरी ये लैंड 1 एकड़ लैंड तुम किसी को बेचना मत। और उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर में वेन्यू भी साइन कर दिया कि हाँ 1 लाख तक ये जमीन मैं किसी को नहीं बेचूंगा जब तक आप नहीं बोलते। बिकॉज वो 1 लाख देके ना वेन्यू का अर्जेंट नीड को पूरा कर दिया, और अजय भी अपना 6 मंथ्स सिक्योर कर लिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा 6 मंथ्स। लेकिन ये 1 लाख एक नॉन रिफंडेबल था, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो 1 लाख वेन्यू का हो जाएगा, अजय का उसमें हक नहीं रहेगा। तो ये 1 लाख का रिस्क अजय ने लिया था। हाँ थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना कुछ पाने के लिए। लेकिन अगर मानो 5 लाख दे देता और बाद में जमीन रास्ता ही ना बनता, तब तो 5 लाख भी जाता और ऊपर से लैंड प्राइस का प्राइस कम हो जाता, वो अलग बात। तो ऐसे सिचुएशंस में वेनु के पास और अजय के पास, मतलब अगर मैं अजय अजय जो बायर है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसको बायर मतलब कॉल ऑप्शंस, ठीक है। अजय जो हमारा बायर है वो अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अगर रोड बन जाता है तो एक ही कंडीशंस था, रोड बनेगा तो प्रॉफिट। लेकिन अगर रोड नहीं बनता है, 2 कंडीशंस हो सकता है। एक कंडीशंस रोड बना नहीं, लोग डिमोटिवेट हो गया और जमीन का दाम धड़ाधड़ 5 लाख से नीचे गिर के 3 लाख का हो गया। ऐसे सिचुएशंस में अजय का लॉस तो है ही, नो डाउट, मतलब जो बायर था। और दूसरा, अगर जमीन का दाम गिरता भी नहीं है, 5 लाख पे भी रह जाता है, तो भी अजय को लॉस था 1 लाख का। तो फिर अजय एक ही कंडीशंस पे प्रॉफिट कर सकता है, अगर रोड बनता है तो। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ना बनता तो अजय कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। अब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन चुका है और अजय को प्रॉफिट हुआ। सर बात तो समझ में आ गया, ये तो लास्ट दिन की कहानी है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सर इससे फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है जब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे या ऑप्शंस चेन को देखेंगे, तो हमें वहां से ही डिसाइड करना है कि हमें स्टॉक ऑप्शंस लेना चाहिए या इंडेक्स ऑप्शंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे अजय दुविधा में है, ऐसा दुविधा में, ऐसे कंफ्यूजन्स में ऑप्शन ट्रेडर भी पड़ता है। अब ऑप्शन ट्रेडर अपना ये माइंड का जो कंफ्यूजन है कैसे दूर करेगा, उसके लिए हमें कॉल ऑप्शंस को अच्छे से समझना होगा। तो अभी हम लोगों का मेन फोकस इधर थोड़ा कॉल में रहेगा। जैसे थोड़ा कॉल कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग पुट में बात करेंगे, ठीक है। मतलब सेलर की तरफ से भी बात हो सकता है, सिर्फ मतलब वेन्यू वेन्यू का भी रोल प्ले है सर, ठीक है। आप सिर्फ वेन्यू बन के भी काम कर सकते हो, वेन्यू भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता है, वेन्यू का पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग अभी थोड़ा अजय के पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में आप वेन्यू की जगह भी ले सकते हो, आप अजय की जगह भी ले सकते हो। अभी देखना पड़ेगा कौन से परसेप्शन में आप ज्यादा मार्केट में हिट होते हो। मतलब ये आपको मार्केट का नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका मार्केट का नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अजय बन के प्रॉफिट करोगे कि वेन्यू बन के प्रॉफिट करोगे। वेन्यू भी प्रॉफिट करता है, जैसे कि रोड नहीं बना तो वेन्यू ने प्रॉफिट किया ना, रोड नहीं बना तो वेन्यू बैठे बैठे 1 लाख लिया, ऊपर से जमीन उसका रह गया, फ्यूचर में किसी को बेचेगा, है ना। तो पॉइंट इज दैट कि अब वेन्यू बनना है कि अजय बनना है, ये तो टाइम एंड सिचुएशंस डिमांड करेगा।
तो यही टाइम एंड सिचुएशन, ऐसा नहीं कि हर चीज में बाई करते रहे, सेलर भी बनना चाहिए, लेकिन सर वो जो थीन लाइन है ना, कब बायर बनना चाहिए और कब सेलर बनना चाहिए, मतलब कब कॉल ऑप्शंस में जाना चाहिए और कब पुट ऑप्शंस में जाना चाहिए, ये थीन लाइन भी हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा पिक्चर, इतना मैं मतलब गारंटी दे सकता हूँ सर। अच्छा सर ठीक है, चलिए अब लास्ट दिन का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के सामने क्लियर हो गया है ना सर। लास्ट दिन का जो स्टोरी है वो तो क्लियर है। अब इसी चीज को अगर हम लोग मतलब बेसिकली ऑप्शंस के अंदर लाए तो कैसे होगा। अच्छा, क्या आप लोगों को ऑप्शंस दिख रहा है सर? ये सुमित जी आप पूछ रहे थे ना ऑप्शन चेन कैसे देखना है जीरोधा में, ये देखिए। जी सर। से फॉर एग्जांपल मानिए मैं निफ्टी 50 का ऑप्शन देखना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाइए और ऑप्शन चेन में ये जो 3 डॉट है मोर में, यहाँ जाके कहाँ पे आप, क्लिक किया आप सर? हाँ कहाँ पे ये क्लिक तो किए? ये तो 3 डॉट है ना, निफ्टी 50 ऐड है, निफ्टी 50 को पहले स्क्रीन में ऐड कर दीजिए, जिसको भी देखना है, जिसका भी देखना है उसको निफ्टी 50 में ऐड कर दीजिए। नॉर्मली निफ्टी वगैरह का ही तो ऑप्शन ज्यादा होता है। तो ये देखिए ऑप्शन चेन यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपको ऑप्शन चेन नजर आ जाएगा। तो सेंसिबल क्या है सर? ये उसका नाम है, ठीक है, नाम है सर, नाम, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन चेन कैसे रीड करना है सब देखेंगे सर, आगे का चर्चा का विषय है। सो अभी मैं जल्दी में बात नहीं करूंगा, ठीक है, आगे बात करते हैं सर। और जो इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के बारे में भी अगर मैं बात करूं, जो लोग एनआईएसएम का एग्जाम भी देना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग करेंटली ये टॉपिक में बात कर रहे हैं, बेसिकली दिस वन, मतलब हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम में, तो ज्यादा है थोड़ा सा, इतना डिटेल्स ट्रेडिंग में इतना बात नहीं करता, बट फिर भी इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, हमारा मेन एरिया अभी ऑप्शंस में है, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, पे ऑफ चार्ट्स फॉर ऑप्शंस, प्राइसिंग एंड ऑप्शन ब्रेक्स एंड यूजेस ऑफ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस का क्या क्या डिटेल्स है, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो ये दोनों चीज में हम लोग आगे आगे बात करेंगे, ये 4th एंड 5th चैप्टर, ठीक है। जो लोग एनआईएसएम के एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके सर। तो एक एक करके हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। सर किसी का अनम्यूट है क्या? सुमित जी अनम्यूट कर दीजिए ना, सॉरी म्यूट कर दीजिए ना। और कुछ नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा क्लियर कट रखने के लिए मैं बोलता हूँ। तो सर लास्ट दिन का पूरा पर्सपेक्टिव को मार्केट में डाल देते हैं, हाँ, कॉल ऑप्शंस को एकदम क्लियरली समझते हैं। रोशनी, देवजीत बाबू বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যালো দেবজিৎ বাবু বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে। এখন ইজি স্টেজেই আছি, আস্তে আস্তে টাফ স্টেজে যাব, তো ইজি স্টেজগুলো ক্লিয়ার হওয়া জরুরি আছে, সবাইকে একদম বেসিক লেভেল থেকেই শিখতে হবে। ঠিক আছে। नाउ व्हाट इज कॉल ऑप्शंस? लास्ट दिन जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था उसी के बेसिस में आज का कॉल ऑप्शंस को समझेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल में बात करेंगे सर, एडवांस लेवल में बात करेंगे, ये सब ऑप्शन चेन भी रीड करेंगे, नो डाउट सर, ठीक है। कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है सब चीज समझ जाएंगे, अलर्ट बेसिक क्लियर होना जरूरी है। आप लोगों के लिए भी पेशेंस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी, ठीक है। अच्छा, कॉल ऑप्शंस, लेट अस नाउ अटेम्प्ट एक्सट्रापोलेट द सेम एग्जांपल। एक्सट्रापोलेट मतलब जिसको हम लोग अभी वेन्यू और अजय के एग्जांपल में देखा था, उसी एग्जांपल को अगर हम लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट में देखें, कॉन्टेक्स्ट विद एन इंटेंशन टू अंडरस्टैंड द कॉल ऑप्शंस। हमारा अभी इंटेंशन क्या रहेगा? कॉल ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना। डू नोट, कुछ चीजें यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत छोटा छोटा चीज भी ना निकल जाता है सर साइड से, समझ ही नहीं आता। आई विल डिलिबरेटली स्किप द निटी ग्रिटी ऑफ एन ऑप्शन ट्रेड। निटी ग्रिटी मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट को अभी थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, ठीक है। निटी ग्रिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाएंगे बाद में। द आइडिया यहाँ पर यह है सर कि वेयर डन स्ट्रक्चर ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल वे में कैसे देखने में होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, लैंड मार्केट में नहीं सर, स्टॉक मार्केट में। एक एजम्पशन लगाइए, ठीक है,
एजम्पशंस लगाइए, एक स्टॉक का प्राइस मार्केट में 67 चल रहा है आज के डेट में। रोशनी ध्यान से सुनना, अगर एक स्टॉक का प्राइस मार्केट में 67 में चल रहा है और आपके पास राइट है, यू आर गिवन ए राइट टुडे टू बाय द सेम 1 मंथ लेटर, जो आज 67 में चल रहा है उसको आप 1 मंथ लेटर बाय कर सकते हो, बट क्या प्राइस में? 75 प्राइस। ठीक है, जो अभी चल रहा है ये 67 में चल रहा है, आप इसको 75 में परचेस कर सकते हो 1 मंथ लेटर, बट ओनली इफ शेयर प्राइस ऑन दैट डे इज मोर देन 75। अगर उस दिन 1 मंथ लेटर अगर शेयर का दाम 75 से ज्यादा हो तो ही आप 1 मंथ लेटर 75 में बाई कर सकते हो। तो वुड यू बाई इट? क्वेश्चन इज दैट, क्या हम इसको बाई करेंगे? अगर 1 मंथ लेटर किसी शेयर का दाम 75 चल रहा है, क्या हम उसको लेंगे? ऑब्वियसली लेंगे ना, बिकॉज इसका मतलब ये होता है आफ्टर द 1 मंथ, एक महीना बाद, इवन इफ शेयर 75 से ज्यादा होने से तभी मैं 75 में लूंगा। तो शेयर नॉर्मली मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा होगा 85 में, मैं एग्जाम्पल के लिए मतलब लिया यहाँ पर, मार्केट में हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। 75 का शेयर एक महीने बाद 85 में चल रहा है, सो यू कैन स्टिल गेट टू बाय इट 75। तो आज जो 67 चल रहा है, एक मंथ बाद मैं 75 में बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन 1 मंथ बाद मैं 75 में तभी ले सकता हूं अगर मार्केट में उसका प्राइस, मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 85 में चले तो। अब यहां पर क्या मतलब आता है, ध्यान से सुनिए बात। इन ऑर्डर टू गेट दिस राइट यू आर रिक्वायर्ड टू पे ए स्मॉल अमाउंट। इसको पाने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट जमा करना होगा आज। कितना? 5 टका, 5 रुपीज। 5 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट देके आप इसको बाई कर सकते हो। इफ द शेयर प्राइस मूव्स अबव ₹75, ध्यान से सुनिए सर, बहुत छोटा सा थीन लाइन है। आज अपने 5 टका जमा किया एक 75 का शेयर खरीदने के लिए। इफ द शेयर प्राइस मूव्स अबव 75, अगर शेयर का दाम 75 क्रॉस करता है, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट एंड बाई दिस शेयर एट 75। आप अपना अधिकार, जो अधिकार आपने 1 मंथ पहले ही बना लिए थे कॉन्ट्रैक्ट में आके, 75 में जो अधिकार या राइट आपने ले लिया था, वो राइट आप अभी लगाइए, क्योंकि वो 5 टका देके आपने अधिकार लिया था। इफ द शेयर प्राइस स्टेज एट रुपीज बिलो ₹75, अगर शेयर का दाम 75 से कम है, आपको एक्चुअली आप अपना राइट को यूज नहीं करोगे। यू डू नॉट एक्सरसाइज योर राइट एंड यू डू नॉट नीड टू बाई दिस शेयर्स। 75 के नीचे रहेगा तो आप बेसिकली बाई करोगे ही नहीं और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज 75 के नीचे है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपका 5 टका जो आपने जमा किया था ना, वो लॉस हो गया। इन दिस केस ये जो अरेंजमेंट हमने अभी आपको बताया, ये 5 टका, 75 टका और 85 रुपीज का जो खेल आपको मैं बताया, ये क्या है? ये एक इज ए कॉल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉल ऑप्शंस का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसा कॉल ऑप्शंस रहा? अब देखिए, जो जमीन का केस हम लोगों ने देखा था, आपको एग्जैक्टली वैसा ही नजर आएगा। बहुत सिंपल स्टेज में है सर, कॉल ऑप्शंस कैसे देखने में होता है। आफ्टर यू गेट दिस एग्रीमेंट देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। जैसे ही हमने ये एग्रीमेंट में आएगा ना, हम लोग जैसे ही इस एग्रीमेंट में आएंगे, हमें 3 पॉसिबल सिनारियोज नजर आएगा। सर स्टॉक प्राइस कैन गो अप 85, स्टॉक का प्राइस 75 में चल रहा था, 85 में चला, सॉरी एक्चुअली मतलब कहने का मतलब है जिस दिन मैं बात कर रहा था लेने के बारे में तो 67 था, लेकिन 1 मंथ लेटर 75 में मैं बाई करूंगा और 1 मंथ बाद 75 में मैं तभी बाई करूंगा अगर वो 85 मार्केट में चलेगा तो अगर 1 मंथ लेटर स्टॉक प्राइस कैन गो अप 75 से 85 में चला जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो आज के 67 से 1 मंथ लेटर 85 में चला जाएगा, तो स्टॉक प्राइस कैन गो अप से 85, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक प्राइस नीचे गिर के 65 में चला गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक प्राइस 75 में ही रह गया। तो 3 पॉसिबल सिनारियोज में स्टॉक मार्केट में आपके साथ क्या होगा? सो वेरी सिंपल, जो लैंड के केस में हुआ था 1 एकड़ लैंड के केस में वही होगा।
इफ द स्टॉक प्राइस गोज अप देन इट वुड मेक सेंस इन एक्सरसाइजिंग योर राइट। अगर दाम बढ़ता है आप अपना अधिकार दिखाओ, जैसे अजय ने दिखाया था, मार्केट में रोड का दाम बढ़ गया, सॉरी लैंड का प्राइस बढ़ गया था, वो अपना अधिकार दिखाया था और लैंड को परचेस कर लिया था। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर प्राइस बढ़ता है आप 75 में बाई कर लो स्टॉक को, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने में कैसा होगा, आपका पीएल देखने में कैसा होगा अगर आप एक महीने बाद 75 में लेते हो और स्टॉक का प्राइस अभी कितना चल रहा है मार्केट में, 85 चल रहा है। सो प्राइस एट विच स्टॉक इज बॉट, आपने दाम कितने में लिया था, 75 में। प्रीमियम कितना जमा किया था आपने स्टॉक को खरीदने के लिए, 5 रुपीज। एक्सपेंस कितना आपका हुआ, 80 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 85 रुपीज। तो आप प्रॉफिट कितना करोगे, 85 मार्केट में चल रहा है, आपका कॉस्ट पड़ गया 80, तो आपका प्रॉफिट है 5। 75 का कॉस्ट है, 5 टका का प्रीमियम है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 80 हो गया। करेंट मार्केट प्राइस 85 है, तो आप कितना प्रॉफिट करोगे, 85 माइनस 80, 5 टका। टेल मी सर, क्या ये सिंपल केस 1 का प्रॉफिट सिनेरियो क्लियर है? जस्ट लाइक अजय ने जैसे 4 लाख का प्रॉफिट किया था, अजय ने जैसे 4 लाख का प्रॉफिट किया था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास 1 एकड़ लैंड खरीद के। सिंपल है, बोलिए सर, आप लोग कंफर्म करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सुमित जी, देवजीत बाबू, रोशनी, प्लीज टेल मी। हाँ क्लियर হয়েছে এটা। रोशनी বোঝা গেছে? হ্যাঁ দাদা। सुमित जी, आई होप क्लियर। केस 2, केस 2 क्या हो सकता है सर, स्टॉक का प्राइस 67 से गिर के 65 हो सकता है, मतलब जमीन का दाम गिर गया, रीजन कुछ भी हो, जैसे वहां पर एक रोड बनता तो जमीन का दाम बढ़ता, रोड नहीं बना तो जमीन का दाम गिर गया। स्टॉक में भी ऐसा होता है, कुछ तो रीजन होगा मार्केट में स्टॉक के बारे में, जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आपने ऑप्शन ट्रेड किया या जिस पर्टिकुलर इंडेक्स में आपने ऑप्शन ट्रेड किया, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, जो भी हो, ट्रेड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन चेंज होते हैं सर। जैसे नॉर्मली पॉपुलर क्या क्या है, तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, दीज आर वेरी पॉपुलर, दीज आर वेरी पॉपुलर ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ये कब बढ़ता है कब गिरता है, इसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए सर। यू मस्ट हैव मार्केट नॉलेज। अगर मार्केट नॉलेज आप प्रॉपर वे में डेवलप करेंगे ना, तो इसका बढ़ना और इसका गिरना ठीक जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रास्ता बनना और ना बनना उसके ऊपर बेस करके ही होता है, ठीक है। एक बेस तो होना चाहिए ना, कुछ तो रीजन होना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना दुनिया में कुछ भी होता है। बिना कुछ कारण का पत्ता तक नहीं हिलता पेड़ में, तो स्टॉक भी तो हिलेगा ना, रीजन तो रहेगा। हाँ, चाहे रीजन छोटा सा ही हो चाहे रीजन बड़ा हो, बट रीजन कुछ तो होगा। केस 3, अच्छा केस 2, केस 2 में आपका प्रॉफिट का सिनेरियो कैसा रहेगा, स्टॉक प्राइस 65 में चला गया, ऑब्वियसली अगर स्टॉक प्राइस 65 में चला जाएगा मार्केट में 1 मंथ लेटर, तो आप 75 में बाई करोगे इसको, as effectively you would spending rupees 80 minus 75 plus 75 plus 5 for a stock that is available at 65 in the open market। ऐसा करोगे क्या, जिसका दाम मार्केट में 65 टका चल रहा है उसके लिए आप 80 रुपीज खर्चा करोगे सर? नो सेंस, नॉट मेक सेंस टू बाई इट 75। सो बेसिकली आप नहीं करोगे, तो स्टॉक मार्केट में आपके पास ऑप्शन रहेगा ना बाई करने का, आगे बताऊंगा सर। केस 3, इफ द स्टॉक स्टेज फ्लैट 75, स्टॉक 75 में ही रह गया, ठीक जैसे बुंदेलखंड में रास्ता नहीं बना बट जमीन का प्राइस 5 लाख पे रह गया। सर केस 2 में तो लॉस होना 5000 का सर। हाँ सॉरी 5 रुपए का लॉस हाँ हुआ ना हाँ, सर। 5 टका का लॉस होगा, यस 5 टका लॉस होगा, यस। सिमिलरली स्टॉक 75 में रह गया और सिंपली आप क्या किए, आपने 80 रुपीज स्पेंड किए टू बाई स्टॉक विच इज अवेलेबल एट 75। Hence you would not invoke your right to buy this stock at 75 because स्टॉक का प्राइस बढ़ा नहीं, स्टॉक का प्राइस बढ़ता तभी जाके आपको खरीदने का जरूरत पड़ता। तो अगर आप स्टार्टिंग में 5 टका का प्रीमियम दिए थे उसको बाई करने के लिए, तो 5 टका का लॉस होगा। तो दिस इज सिंपल राइट
ये बेसिकली 5% देके वो आपने राइट जनरेट किया, ठीक जैसे अजय ने 1 लाख देके राइट जनरेट किया था। So this is a simple right. If you have understood this, you have essentially understood the core logic of call options. Call options का जो hardcore logic है आपको समझ में आ रहा है। So what remains unexplained is the finer point of which we will learn soon. अब धीरे धीरे हम लोग फाइन लाइन को भी देखेंगे कि क्या क्या फाइन कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ है। At this stage, what you really need to understand is this: for reasons we have discussed so far, whenever we expect the price of a stock to increase, it always makes sense to buy a call options. Sir, point to be noted. चाहे स्टॉक हो या फिर एनी एसेट, अगर हमें पता लगता है कि एसेट का प्राइस बढ़ेगा, ठीक जैसे लैंड का प्राइस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में बढ़ेगा, अगर अजय को ऐसा लगा था तभी अजय लैंड को बाई करने के लिए चल पड़ा था। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में, इट ऑलवेज मेक सेंस टू बाई ए कॉल ऑप्शंस। अगर आपको नहीं लगता कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने के बारे में आपके अंदर परसेप्शन नहीं आता, तो मत कीजिए ना, कॉल ऑप्शंस में मत आइए, सिंपल है। नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट को थर्ड केस में 5 रुपए लॉस। हाँ थर्ड केस में भी 5% लॉस, ऑब्वियसली प्रीमियम का पैसा चला जाएगा। यस, प्रीमियम का पैसा चला जाएगा, नो डाउट। अब इसका भी अलग अलग और थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटीज है, आगे आगे देखेंगे, ठीक है। लॉस कम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, कॉल में पुट में आगे आगे बात करेंगे सर। बट इन सिंपल ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये कोर कॉन्सेप्ट है। नाउ वी आर थ्रू द वेरियस कॉन्सेप्ट, लेट अस अंडरस्टैंड ऑप्शंस एंड देयर एसोसिएटेड टर्म्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखेंगे और क्या क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। अब इसको ना हमें दो चीज के साथ थोड़ा कंपेयर करना है। देखिए सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। आपका कुछ वेरिएबल है, वेरिएबल क्या क्या है? अंडरलाइन, एक्सपायरी। अब अंडरलाइन मतलब जिस एसेट्स के ऊपर आप अपना ट्रेड ले रहे हैं, जिस एसेट के ऊपर आप अपना ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेड मतलब अब चाहे आप फ्यूचर हो चाहे ऑप्शंस हो, जैसे हम लोग अभी ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेड जो जिसमें हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें जिसके ऊपर ले रहे हैं, जैसे लैंड के ऊपर जब ले रहा था तो वो हमारा अंडरलाइन था, ठीक है। जब लैंड पे ले रहे तो लैंड अंडरलाइन है, जब स्टॉक पे लेंगे तो स्टॉक अंडरलाइन हो जाएगा। निफ्टी 50 पे लेंगे तो निफ्टी 50 अंडरलाइन हो जाएगा। बैंक निफ्टी के लेंगे तो बैंक निफ्टी अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन मतलब जो अंडरलाइन एसेट्स है, अंडरलाइन मतलब बेस एसेट, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके आप फ्यूचर या ऑप्शन सोच रहे हैं। तो इन दिस केस हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना है। जो लोग एकदम स्टार्ट कर रहे हैं आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग, उनके लिए बहुत वाइटल है। जो लोग थोड़ा थोड़ा मार्केट के साथ कनेक्टेड हैं, उनको समझ ऑलरेडी है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तो वेरिएबल में अंडरलाइन में क्या है? अजय धनु के ट्रांजैक्शंस में 1 एकड़ का लैंड था, हमारे एग्जांपल पे स्टॉक है। डू नोट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट साइज इज एप्लीकेबल इन ऑप्शंस। यस, ठीक है, जब भी हम ऑप्शंस खरीदने जाएंगे तो लॉट में खरीदना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 50 लॉट, 60 लॉट, डिपेंड करते हैं मार्केट उस टाइम पे इंडेक्स को या फिर पर्टिकुलर स्टॉक को कितना लॉट में दे रहा है। जस्ट लाइक हमारे लैंड के डील में कितना था? 1 एकड़ का लैंड था, नॉट मोर नॉट लेस, तो लॉट ही आपको लेना पड़ेगा। द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल बी द लॉट साइज, ठीक है। एक नहीं होता, एक लॉट में 50 शेयर्स हो सकते हैं, यूनिट बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। 50 यूनिट हो सकते हैं, 100 यूनिट हो सकता है, 20 यूनिट्स हो सकता है, 30 यूनिट्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स टू इंडेक्स, कंपनी टू कंपनी, मतलब स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। आगे देख लेंगे सर, नो इशू। अब बात करते हैं एक्सपायरी पे। सर लैंड के केस में, अजय धनु के एग्जांपल में, जमीन का एक्सपायरी डेट 6 मंथ्स बाद आ रहा था। हमारे केस में ये 1 मंथ का हम लोगों ने अभी अभी जो देखा था, 1 मंथ एक्सपायरी था। मार्केट में वीकली एक्सपायरी भी होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो एक्सपायरी लिया था वो 1 मंथ का है। तो फ्यूचर में जैसे हम लोग 3 एक्सपायरी देखे थे, ठीक है, ऑप्शंस में वीकली बेसिस में भी एक्सपायरी नजर आता है। रेफरेंस प्राइस, रेफरेंस प्राइस क्या है सर? रेफरेंस प्राइस जैसे हमारे केस में रेफरेंस प्राइस 75 है, स्टॉक के केस में कि हम लोग 67 का शेयर 1 मंथ लेटर 75 में लेना चाहते हैं। सिमिलरली जब हम लोग वेन्यू और अजय का एग्जांपल देखा था, वहां पर 5 लाख क्या था? तो जो 5 लाख का जो जमीन था, जो 6 मंथ्स लेटर अजय वेन्यू को पे करने का वादा कर रहा था, ठीक है, मे भी करेगा, ना भी कर सकता है,
तो वो 5 लाख क्या हो जाएगा, वो 5 लाख हो जाएगा रेफरेंस प्राइस। दिस रेफरेंस प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। समझ में आ रहा है सर आपको? दैट रेफरेंस प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। जैसे यहाँ पर आप अगर देखेंगे, यहाँ पर जैसे मानिए ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है जुलाई 2000 आज के डेट का, यहाँ पर आपको एक स्ट्राइक प्राइस नजर आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस नजर आ रहा है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है, उसका अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। अब बेसिकली इन सिंपल स्ट्राइक प्राइस का ये मतलब है, कभी आप 13,800 देख रहे हैं, तो कभी आप 14,500 देख रहे हैं, तो कभी आप 15,400 देख रहे हैं, 15,600, 16,000 देख रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर? सर पॉइंट इज दैट वही जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने वहां पर देखा, मतलब अजय एंड वेनु में जैसे देख रहे हैं, उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग आगे आगे देखेंगे। फिर हम लोग डिसाइड भी करना सीख जाएंगे कि क्या हमें कॉल बायर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। रेफरेंस प्राइस जो है, जैसे लैंड के केस में 5 लाख था, स्टॉक के केस में 75 था, ठीक है। और अभी हम लोग निफ्टी में देखा 13,000 का स्ट्राइक चल रहा है, कभी 15,000 का स्ट्राइक चल रहा है, कभी 16,000 का भी स्ट्राइक चल रहा है। तो ये अलग अलग स्ट्राइक क्यों है वो भी आगे आगे देख लेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। समझ में आ रहा है रोशनी? रोशनी बुझते पारছিস रे? बोल। হ্যাঁ দাদা। सर रेफरेंस प्राइस समझ गए, प्रीमियम क्या है? सर जैसे हम लोगों ने 1 लाख लैंड के केस में देखा था ना, 1 लाख जमा कर रहा था, तो लैंड के केस में वेनु और अजय ने जो 1 लाख जमा, एक्चुअली अजय ने जो वेनु को 1 लाख दिया था नॉन रिफंडेबल मनी, वो नॉन रिफंडेबल क्या क्यों था? बिकॉज वो एश्योरेंस था किसको? अजय के तरफ से वेनु को, कि भाई तुम 1 लाख रखो, कुछ नहीं होता है तो तुम्हारा ही 1 लाख, ठीक है, अगर कुछ होगा तो जमीन तुम मेरे को बाद में तुम मेरे को ही सेल करना, क्योंकि एक लास्ट कॉल मैं ही ले सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी 5% जमा करके जब आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हो, कॉल बायर बनते हो, तो आपके हाथ ही अल्टीमेट डोर होता है कि एंड पे आप क्या करोगे, ऑप्शन को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, बायर बनोगे कि नहीं बनोगे, ठीक है। तो प्रीमियम जमा करने का ये फायदा होता है। डू नोट इन द स्टॉक मार्केट द प्रीमियम चेंजेस ऑन ए मिनट बाय मिनट बेसिस। आगे देखेंगे सर, ठीक है। ये मिनट बाय मिनट में प्रीमियम वैल्यू कैसे चेंज होता है, ये हम लोग आपको आगे आगे बात करेंगे। सर सेकंड्स कर दीजिए उसको सर। बोलो सर। उसको सेकंड्स कर दीजिए सर। हाँ सेकंड में भी चेंज होता है। यस सर, ठीक है। रेगुलेटर, सर नॉर्मल लैंड मार्केट में देयर इज नो प्रॉपर रेगुलेटर, नन बेस्ड ऑन ए गुड फेथ। कोई आप ऐसा नहीं है कि जो अजय एंड वेनु के बीच में रेगुलेशंस का काम करेगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज इज देयर, बीएसई एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ज्यादातर केस में एनएसई ये सब काम करता है, ठीक है। सो ऑल ऑप्शंस आर कैश सेटल्ड, सारा का सारा ऑप्शंस कैश सेटल्ड होता है। एंड आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी को पेमेंट नहीं किया या किसी का पैसा सेटल नहीं हुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ सर। एज पर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट जरूर हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं हुआ सर, ठीक है। बट हो सकता है अजय वेनु के केस में, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर इंटरमीडियरी, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई डिफॉल्ट कर जाए, हो सकता है कि अजय ने वेनु को पैसा ही नहीं दिया, या हो सकता है कि वेनु ने अजय को जमीन ही नहीं दिया, ठीक है, बिकॉज कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, या फिर प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है, सिंपल बात है। इंटरमीडियरी ना होने के कारण ये, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो मारपीट हो जाता है लोगों के बीच में। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ऐसा नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज सेटलमेंट करने के लिए आया है सर हमारे देश में, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट फील्ड में जितना सारा अभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे फ्यूचर हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे ऑप्शंस मार्केट हो, ये रेगुलर बेसिस में इसको सेटलमेंट करना इनका सबसे बड़ा रोल है। स्टॉक एक्सचेंज में बैठे बैठे बीएसई एनएसई के अंदर करता क्या है, लोग सेटलमेंट ही तो करता है। कौन बायर है कौन सेलर है उनको मिलाओ, और किसको किससे पैसा मिलेगा, किसका अकाउंट डेबिट होगा, किसका अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसको सेटल करो, किसको किससे पैसा मिलेगा, सिंपल बात है। जैसे हमारे केस में वेनु को 1 लाख मिलेगा, ऐसा सिचुएशंस 2 था, है ना। वेनु को अजय से 1 लाख मिलेगा, ऐसा सिचुएशंस 2 था, और अजय वेनु को जमीन बेच देगा, हाँ, ऐसा सिचुएशंस मतलब 1 था, ठीक है। तो इसी तरह से सेटलमेंट प्रोसेस काम करता है। जैसे सिचुएशंस आपने वेनु और अजय के बीच में देखा,
एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस काम करता है। तो हम लोग अल्टीमेटली कॉल ऑप्शंस का बेसिक्स एरिया समझ गए, ठीक है। तो बायर ऑफ ए कॉल ऑप्शन हैज द राइट, तो क्या हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कॉल ऑप्शंस का बायर बनेगा वो अपना राइट यूज करेगा। राइट मतलब अधिकार, ठीक जैसे अजय ने अपना 1 लाख देके अपना अधिकार को यूज किया, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई एन एग्रीड क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। लेकिन जमीन बाई करेगा, लैंड बाई करेगा या स्टॉक बाई करेगा। सर बोलिए। आवाज कट रहा है सर बहुत ज्यादा। मेरा आवाज कट रहा है क्या सबको? रोशनी, দেবজিৎ বাবু, সবাই কি আমার আওয়াজ কেটে যাচ্ছে? না আমার ঠিক আছে। আপনি বলুন, আরেকবার বলুন, বলতে থাকুন। হ্যালো, বলছি আমার আওয়াজ কি কাটছে? না ঠিক আছে তো এখন। ঠিক আছে। রোশনি, রোশনি আওয়াজ পাচ্ছিস আমার? रोशनी आवाज पाচ্ছি না। सुमित जी, अभी आवाज ठीक नहीं है क्या? अभी भी अभी ठीक है, बीच में कोई वर्ड्स ना मतलब कट जा रहा है। ठीक है, ओके ठीक है, कंटिन्यू करें क्या? सो क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं, देखिए जो बायर होगा कॉल ऑप्शंस का उसका राइट आता है, ठीक है, बट ऑब्लिगेशंस नहीं आता कि मैंने 1 लाख जमा किया प्रीमियम में या मैंने 5% जमा किया प्रीमियम में तो मुझे परचेस करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों ने देखा ना ऐसा कि प्रीमियम जमा करने का मतलब या कॉल ऑप्शंस का बायर बनने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बाई करना ही पड़ेगा। So buyer of a call options has the right but not the obligations to buy an agreed quantity of a particular commodity or financial instrument। जैसे कि अंडरलाइन, जैसे हमारे केस में या तो 1 एकड़ लैंड को ले सकते हैं या फिर 75 का स्टॉक को ले सकते हैं, ठीक है। ये बायर की तरफ से फ्रॉम द सेलर ऑफ द ऑप्शंस, जो ऑप्शंस का सेलर है, जैसे कि इन आवर एग्जांपल वेनु जो जमीन का सेलर था या फिर जिससे हम ये 75 का स्टॉक खरीदेंगे वो सेलर बनेगा। अरे भाई एक बाई करेगा तो दूसरा सेल करेगा ना, तो सेलर ऑफ द ऑप्शन एट ए सर्टेन टाइम एक्सपायरेशन डेट तक फॉर ए सर्टेन प्राइस दैट इज स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि 5 लाख या 75, 75 और 5 लाख। जमीन के केस में 5 लाख, स्टॉक के केस में 75 फॉर ए सर्टेन प्राइस, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लेट एक्सपायरेशन डेट। द सेलर या सेलर का और एक नाम भी कहा जाता है राइटर, ठीक है, सेलर को राइटर भी कहा जाता है। सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल द कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड द बायर सो डिसाइड। अगर बायर डिसाइड करेगा तो सेलर को देना पड़ेगा। एंड बायर पेज ए फी, बायर को क्या दिया जाएगा? फी दिया जाएगा, जैसे ये 5 रुपीज फॉर दिस राइट या फिर 1 लाख, ठीक है। सेलर डिसाइड करेगा, सॉरी बायर डिसाइड करेगा तो सेलर को देना पड़ेगा। तो ये ऑब्लिगेशंस सेलर पे फिट होता है, बायर पे नहीं। तो सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल द कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड द बायर सो डिसाइड। अगर बायर डिसाइड करता है तो सेलर को बायर को देना पड़ेगा, बिकॉज इसीलिए प्रीमियम वैल्यू जमा किया गया। दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ कॉल ऑप्शंस। आई होप कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अभी मैं आपको और इंपॉर्टेंट कुछ जार्गन की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जार्गन्स है, जार्गन्स मतलब टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, जो और क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी अभी क्या पढ़ के आए कि कॉल ऑप्शंस में बायर और सेलर का क्या रोल प्ले होता है, किसका ऑब्लिगेशंस होता है और किसका राइट क्रिएट होता है। तो सेलर का राइट, बायर का राइट एंड सेलर का ऑब्लिगेशंस। तो ये हम लोग अभी चैप्टर में देख के आया। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में आ गए जहां पर हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स को और जानेंगे। It makes sense to be a buyer of a call options when you expect the underlying price to increase. So very important point, कब आपको बायर बनना चाहिए किसी कॉल ऑप्शंस में? बायर कब बनना चाहिए, कब आपको बाई करना चाहिए कॉल ऑप्शंस को? जब आपको ये पता चले कि प्राइस इंक्रीज करेगा। ठीक जैसे 75 का शेयर अगर 85 का होता है, अगर आपका परसेप्शन ऐसा है
तभी जाके आप बाई ऑप्शन चूज कीजिए। 5 लाख का जमीन अगर 10 लाख का होता है तभी आप लैंड परचेस कीजिए। It makes a sense to be a buyer of a call options when you expect the underlying price to increase. Underlying मतलब asset, चाहे वो लैंड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है। Sir, if the underlying price remains flat or goes down, then buyer of the call option loses money. अगर अंडरलाइन चाहे स्टॉक हो या लैंड हो, अगर उसका प्राइस उसी जगह में रह जाता है, 5 लाख का लैंड 5 लाख में रह गया, 75 का शेयर 75 में ही रह गया, तो बायर का पैसा लूज हो जाएगा जो उसने प्रीमियम जमा किया था। एंड मनी ऑफ द बायर ऑफ कॉल ऑप्शंस वुड लूज इज इक्विवेलेंट टू द प्रीमियम। कितना लूज करेगा? जितने का प्रीमियम उसने जमा किया था। ठीक, जितना प्रीमियम अजय ने जमा किया था 1 लाख रुपया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास जमीन खरीदने के लिए, दैट इज एग्रीमेंट फीस। इसको प्रीमियम बोलते हैं हम लोग मार्केट में। द बायर पेज टू द सेलर और राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शंस। ये पैसा कौन किसको देता है? बायर देता है सेलर को। सेलर का दूसरा नाम क्या है? राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शंस। नाउ आगे आगे जो कॉल ऑप्शंस का स्पेशल चैप्टर आएगा, हम लोग वहां पर कॉल ऑप्शंस को और डिटेल्स में जानेंगे। बट उसको जानने से पहले, बिफोर प्रोसीड फर्दर, लेट अस डिकोड अ फ्यू बेसिक ऑप्शन जार्गन। जार्गन का मतलब क्या है? टेक्निकल टर्म्स। हर फील्ड का जार्गन होता है। स्टॉक मार्केट में अपना जार्गन है, फ्यूचर मार्केट का अपना जार्गन है, ऑप्शंस का अपना जार्गन है। ठीक है, जो लोग डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर का पढ़ाई करते हैं, उनका भी अपना अपना जार्गन्स है। ठीक है, तो जार्गन्स का सिंपल मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स। Discussing these jargons at this stage will not only strengthen our learning, but will also make forthcoming discussion on the options easier to comprehend. मतलब अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से जान जाते हैं ना सर, तो आगे आगे का जो और हम लोग एडवांस लेवल डिस्कशंस करेंगे वो हमारे सामने बहुत क्रिस्टल क्लियर जैसा होगा, बिकॉज हमें टर्म्स का मतलब क्लियर कट होना चाहिए। सर एक्चुअली एक बात कहते हैं, शब्द, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं शब्दों, कोई भी चीज दुनिया में टफ नहीं होता अगर उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो अगर हमें शब्द समझ में आ जाए ना, तो हमें कोई भी चीज टफ नहीं लग सकता। जैसे बहुत लोग हमारे देश में आज के डेट में प्रॉब्लम पड़ता है इंग्लिश के कारण, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा मतलब लैंग्वेज है जो इंडिया का नहीं है। बिकॉज ब्रिटिश 200 साल से भी ज्यादा हमारे देश में रहा है, तो इंग्लिश एक ऑटोमेटिक कल्चर आज के डेट में हमारे ऑफिशियल लेवल में आ चुका है, इवन हमारे एजुकेशन लेवल में भी आ चुका है। Now there is a big point, सर अगर इंग्लिश की जगह ये सब एजुकेशन अगर हिंदी, बंगाली या अपने अपने मदर टंग में होता, या फिर जो भी करता है उनको ज्यादा समझ आता है, बिकॉज उस शब्द के साथ वो ज्यादा कनेक्टेड है, अपने माँ का भाषा या अपने मदरलैंड की भाषा, है ना। तो जैसे अंग्रेज अगर कोई इंग्लिश फार्मर्स है, तो क्या उसको इंग्लिश के लिए कहीं पर कोचिंग लेना पड़ता है कि भाई जाओ इंग्लिश सीख के आओ? अगर उसको हिंदी जरूरत पड़ेगा तो शायद हिंदी का कोचिंग लेना पड़ेगा या बंगाली का कोचिंग लेना पड़ेगा, बिकॉज हिंदी और बंगाली उसका मदर टंग नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है सर? सर प्रॉब्लम टेक्निकल टर्म्स में है या शब्द में। अगर हम शब्द को समझ जाते हैं ना, दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं होता। बात को गौर कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। भाषा या टेक्निकल वर्ड्स वॉट एवर विधि, अगर वर्ड्स का मतलब क्लियर हो जाए, दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं है। इवन अगर एरोप्लेन बनाने का प्रॉपर शब्द आपके सामने आ जाए ना, मैं आपको ये गारंटी भी देता हूं कि आप एरोप्लेन भी बना लोगे। सर मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये दुनिया का सच्चाई है। जिसके पास प्रॉपर किताबें हैं, प्रॉपर नॉलेज का जगह है, वो दुनिया में हर चीज कर सकता है। बस नॉलेज लेना चाहिए, आधा अधूरा से मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जार्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइन क्या है, एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑप्शन एक्सपायरी क्या है, ऑप्शन प्रीमियम क्या है, एंड ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जार्गन को देख लेते हैं फटाफट। तो अभी हम लोग सिर्फ कॉल ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, फिर बाद में पुट में बात करेंगे। ठीक है, पुट में बात करेंगे सर। ठीक है, पुट ऑप्शंस कैसे बात होगा बात करेंगे। तो पहले थोड़ा कॉल को समझ जाते हैं, फिर पुट तो बात हो ही जाएगा, सिंपल हो जाएगा। फिर कंसीडर द स्ट्राइक प्राइस एज द एंकर प्राइस। सर इसको एंकर प्राइस भी कहा जाता है।
क्यों? बिकॉज यही तो एंकरिंग करता है स्ट्राइक प्राइस को, एट विच द टू पार्टीज एग्री टू एंटर इनटू एन ऑप्शन एग्रीमेंट। जिस दाम को लेके दोनों पार्टी एग्रीमेंट में आते हैं ना, उसको एंकर प्राइस बोलते हैं, जिसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। दोनों पार्टी के बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में जिस पर्टिकुलर प्राइस में एग्रीमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस और एंकर प्राइस। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों का पहला एग्जाम्पल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, अजय एंड धेनु वाला एग्जाम्पल। एंकर प्राइस कितना था? 5 लाख, which is also the strike price for their deal. We also looked into the stock example, जहां पर हमारा एंकर प्राइस था 75, which is also the strike price. तो 75 क्या था स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल में? 75. For all call options, the strike price represents the price at which the stock can be bought on the expiry day. तो 75% क्या है? जिस दाम पे एक्सपायरी डे पे हम लोग स्टॉक को बाई करते हैं। जैसे कि एक्सपायरी डे पे 5 लाख पे लैंड खरीद रहा था अजय, उसी तरह से अगर आप 75 स्ट्राइक प्राइस में खरीद रहे हो तो एक्सपायरी डे पे 75% का स्टॉक आपको बाई करना पड़ेगा एक्सपायरी डे पे, एंड उसके बेसिस में फ्यूचर में उसका दाम क्या है उसके बेसिस में डिपेंड करेगा आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। सिंपल डील है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बायर इज विलिंग टू बाय आईटीसी लिमिटेड, अगर कोई आईटीसी लिमिटेड खरीदना चाहता है कॉल ऑप्शंस पे, मानिए कि आईटीसी का दाम चल रहा है 350, ठीक है, आईटीसी अभी थोड़ा 350 से नीचे ही चल रहा है, काफी आईटीसी बहुत नीचे चला गया था, ठीक है, आईटीसी ये 350 2014-15 का डेटा है। आईटीसी का करेंट प्राइस रेट चल रहा है मार्केट में कितना? 299, और आईटीसी 5 साल पहले ये 350 रेंज में था एक बार, ठीक है, 300-350 रेंज में 4-5 साल पहले एक बार था, ठीक है, तो ये थोड़ा पुराना डेटा है, बट कोई बात नहीं, हमें पुराना डेटा से मतलब नहीं है, हमें ऑप्शन सीखने से अभी मतलब है। और रिसेंट फील्ड में बहुत लोगों ने आईटीसी का नॉर्मल मार्केट से बाई किया, जो लोग ऑलरेडी 1 ईयर बैक 2020 में ही, अगर किसी ने 200 में भी लिया है तो आज 300%, मतलब ऑलमोस्ट 40-45% का गेन करके घर में बैठा हुआ है। चलिए, अच्छा बात है। तो आईटीसी का जो कॉल ऑप्शन है 350 चल रहा था, 350 बिंग क्या है? स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन 350 का मतलब है 350 उसका स्ट्राइक प्राइस है। That it indicates that the buyer is willing to pay a premium today to buy the rights of buying ITC at 350 on expiry. तो एक्सपायरी में अगर आप 350 में इसको खरीदना चाहते हो तो आज आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। Needless to say, he will buy ITC at ₹350 only if ITC is trading above 350. अगर एक्सपायरी डेट में 1 वीक लेटर या 1 मंथ लेटर, एक हफ्ता बाद या एक महीने बाद, अगर आईटीसी 350 के ऊपर जाता है तभी 350 में बाई करना फायदा का होगा, अदरवाइज वो लॉस में चला जाएगा। एटलीस्ट क्या लॉस होगा उसका? प्रीमियम तो लॉस ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये ऑप्शन चेन देख सकते हैं हम लोग। क्या आप लोगों को चेन नजर आ रहा है? जो चेन हम लोग यहाँ पर मार्केट डेटा से देख रहे हैं ना, इसी तरह का अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर स्टॉक का चेन मिल जाएगा आपको। और अगर आप इंडेक्स को देखना चाहते हैं, जैसे ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, इसी तरह से आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पर एक्सपायरी भी देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आज एक एक्सपायरी, आज थर्सडे है ना सर, वीकली एक्सपायरी आज, ठीक है, इसीलिए 21 जुलाई का एक्सपायरी डेट आज दिखा रहा है, ठीक है। आज मार्केट में जो लोग काम करते हैं इनका बहुत परेशानी रहता है, क्यों? आज एक्सपायरी होगा, सेटलमेंट होगा, ठीक है, तो बहुत सारा काम रहता है मार्केट में। मतलब जो लोग आज के लिए एक्चुअली ये सब एनआईएसएम करके इक्विटी एडवाइजर का काम करते हैं ना, आज उनको मेहनत बहुत करना पड़ता है। जैसे कि मोतीलाल में, आईसीआईसीआई में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, या फिर जीरोधा वगैरह में, जो भी जहां पर काम करते हैं, आज मेहनत बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेहनत समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है, नेट चेंज दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस देखिए 340 का है, आस्क क्वांटिटी 1000 का, आस्क प्राइस 4.70 का, बीट प्राइस 4.70 का, बीट क्वांटिटी 4000 का, जिसमें रेड किया हुआ है, ठीक है। लॉट कितना आईटीसी का सर? हाँ बोलिए। आईटीसी का लॉट कितना है? आईटीसी का लॉट साइज कितने का है? लिखा तो नहीं है सर इसमें। यहाँ पर लॉट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नजर आ रहा है क्या? करेंटली तो नजर नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये पुराना डेटा है, ठीक है, ये पुराना डेटा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लॉट को आपको समझा देंगे क्या बात है, लॉट में क्या जाता है। तो यहाँ पर क्या सीखना है ये बात को देखिए थोड़ा सा। जब कोई ऑप्शन चेन में हम लोग ये जो पॉइंट जो हमारे सामने आता है, इसको देख के हमें क्या नजर आना चाहिए, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस ऑफ आईटीसी एंड द एसोसिएटेड प्रीमियम, पहले इसको समझिए, ठीक है, फिर आगे आगे हर एक बात को देखेंगे, ठीक है। ये एनएससी की वेबसाइट से लिया गया, एनएससी की वेबसाइट से एनएससी का डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ये पुराना डेटा है, अगर आप आज का डेटा देखना चाहते हो तो आज का डेटा भी आप देख सकते हो। आपको बस जाके यहाँ पर सर्च बार में जाके सर्च में क्लिक करना है और आप जो भी करंट डेटा है किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन चेन निकाल सकते हो। तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील सर, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बात तो सीखने वाला है। तो इसमें हमें ऑप्शन चेन में क्या नजर आता है, which basically list all the different strike price available for a contract along with the premium for the same. Beside these informations, the option chain has a lot more trading information जैसे कि open interest, volume, bid ask quantity, etc. अब आपके मन में चल रहा होगा सर ओपन इंटरेस्ट क्या है। सर फ्यूचर मार्केट का लास्ट क्लास आई होप सुमित जी को याद होगा, जी सर। ठीक है, দেবজিৎ বাবু অপশন ইন্টারেস্টের একটা ক্লাস আছে, আমি আপনাকে কালকে ফিউচারের যে ক্লাসটা শেয়ার করেছি না, ফিউচারের যে লিস্টটা শেয়ার করেছি ওর মধ্যে লাস্ট ক্লাসটা দেখবেন তো, ঠিক আছে, লাস্ট ক্লাসটা, ওখানে আপনি না কি বলে ওপেন ইন্টারেস্ট কনসেপ্টটা বুঝতে পারবেন, ওপেন ইন্টারেস্ট আর ভলিউম জিনিসটা কি হয়, ঠিক আছে। এছাড়া এরপর যখনই আপনি কোনো একটা কোম্পানির মানে অর্ডার বুকটা বের করবেন, আপনি দেখবেন ওখানে আপনাকে ওপেন ইন্টারেস্টও দেখাবে আর ভলিউমও দেখাবে। তো ওপেন ইন্টারেস্ট আর ভলিউমের মানেটা কি ওখানে বলা আছে, একবার কিন্তু দেখে নেবেন। হ্যাঁ, যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলবেন। লাস্ট ক্লাস যেটা মানে যেটা একদম আমি মানে অপশন স্টার্ট করার জাস্ট আগের ক্লাসটাই করিয়েছি আমি, ঠিক আছে, তো একবার করবেন কিন্তু অবশ্যই। सो ऑप्शन चेन हाँ बोलो बोलो तो उसे बोले थे ना ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, जैसा बताया था कि दोनों ही अलग होता है। हाँ। तो सर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 10 बायर है कॉल ऑप्शन का, तो उसके लिए ऑब्वियसली 10 सेलर भी होगा, क्योंकि जो खरीदेगा उसको बेचेगा भी और जो बेचेगा भी खरीदेगा भी। इस केस में ओपन इंटरेस्ट हो गया 10, ठीक है। 10 बायर का 10 सेलर का, मतलब मिला के दोनों का 10। सर तो वॉल्यूम बोल सकते हैं कि बायर ने 10 क्वांटिटी खरीदा तो सेलर भी 10 क्वांटिटी खरीदा, तो वॉल्यूम इस केस में 20 हो जाएगा। वो वॉल्यूम है सर, ठीक है, हाँ वो 20 हो जाएगा, वो वॉल्यूम है। और ओपन इंटरेस्ट क्या है, जितना मार्केट में अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ट्रेड कंप्लीटेड नहीं है। तो मतलब वॉल्यूम बोल सकते हैं 20 है। नहीं, वॉल्यूम को 20 कैसे बोलोगे सर, अगर 10 बायर है 10 सेलर है मतलब वॉल्यूम 10 है। तो एक बायर तो एक कॉल खरीदा हुआ और एक सेलर एक कॉल खरीदा, हाँ उसको एक ही माना जाता है, एक बायर एक सेलर, एक सेल किया एक बाई किया, मतलब वो एक ही है, मतलब एक जन ने बाई किया। वाई हम एक मानेंगे, ठीक है, बट वॉल्यूम तो दो हुआ ना, वैसे आप एक ट्रेड लिए हम एक ट्रेड लिए, तो वॉल्यूम कितना क्रिएट किया मार्केट में? नहीं सर, अगर मानिए कि नहीं सर, ट्रेड दो हो सकता है, मानिए कि आप मैंने बाई किया और आपसे ही मैंने आप ही मेरे को सेल किए, तो ये एक्चुअली वॉल्यूम 1 काउंट होगा। तो ओपन इंटरेस्ट तो वही बात है। नहीं सर, ओपन इंटरेस्ट उसको नहीं बोलते, आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिए क्लास। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में बहुत पतला सा फर्क है। ओपन इंटरेस्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पेंडिंग है मार्केट में, ठीक है, मतलब बाई किया हुआ है बट अभी भी उसका एक्सपायरी नहीं हुआ या फिर उसको अभी भी आउटस्टैंडिंग रखा गया है, ठीक है, ऐसा करते करते आउटस्टैंडिंग जब बढ़ता रहता है उसके बेसिस में जितना आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट में जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो ओपन इंटरेस्ट आता है, तभी उसका नाम है ओपन। अच्छा, वॉल्यूम के सेम कॉन्सेप्ट में काम करता है। सपोज आपने आईटीसी का 100 शेयर लिए, हम भी आईटीसी का 100 शेयर लिए, 200 शेयर हो गया ना, तो हम लोग वॉल्यूम क्रिएट कर दिए मार्केट में 100 शेयर लेकर। हाँ, आप एक बार लास्ट क्लास को सुनिए सुमित जी, आप थोड़ा सा हमको सब क्लियर है, सिर्फ डिफरेंस हो नहीं आ रहा, वॉल्यूम कैसे हम गेज करेंगे, और ओवाई का तो क्लियर हो गया मेरा, सिर्फ डिफरेंस गेज नहीं कर पा। क्यों सर, लास्ट दिन इतना सुंदर तो हम लोगों ने मैटर को डिस्कस किया कि वॉल्यूम और इसके बीच में क्या फर्क आता है, इवन हम लोग एक एक चीज को देखे। हाँ वो क्लियर है सर, सिर्फ डिफरेंस गेज नहीं कर पा रहे। तो वही डिफरेंस, मतलब डिफरेंस और कुछ नहीं। आप देखिए कि मार्केट में जब हम लोग किसी कंपनी का वॉल्यूम देखते हैं, अगर आप फ्यूचर मार्केट में भी देखिए ना, ऑप्शन चेन में वॉल्यूम नहीं दिखाता ना? नहीं सर, दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, बताते हैं आपको। हाँ वॉल्यूम है सर, राइट साइड में। हाँ वॉल्यूम है ना, ये निफ्टी का फ्यूचर है,
इसमें वॉल्यूम भी आपको दिखाएगा, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट का भी आपको एक अलग से दिखेगा। ये देखिए, जब हम लोग फ्यूचर मार्केट में किसी पर्टिकुलर को देखते हैं ना, तो आपको वॉल्यूम भी नजर आता है। जैसे ये देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बाई सेल कितना चला है, ये वॉल्यूम है। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट देखिए 98,95,000, ये एक एक पर्टिकुलर डे का वॉल्यूम है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर डे का नहीं होता, ये हर दिन का वॉल्यूम है। जैसे ये आज मार्केट ओपन है, तो अभी तक इसका इतना ट्रेडेड वैल्यू इतना है और इसका वॉल्यूम इतना हुआ है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कोई आज का नहीं है, ये लास्ट कुछ दिनों से, कुछ महीने से, मतलब जितना लास्ट का जो एक्सपायरी और टिल डेट जो एक्सपायरी है वो इंक्लूड है। हाँ, वो सब अभी भी बाकी है, तो जो बाकी है वही ओपन इंटरेस्ट नजर आता है। और जो लास्ट दिन का चेंजेस है वो यहाँ पर नजर आता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब कितना परसेंटेज लास्ट दिन में चेंजेस हुआ है, वो आपको यहाँ दिखेगा। आप थोड़ा सा ना, मतलब एक बार रिवाइज कीजिए ना, बहुत अच्छे से बोला हुआ था वो वाला क्लास, ठीक है। आपको ये फर्क मैं लास्ट में बताया था, हो सकता है किसी कारण से आपका नेटवर्क इशू हुआ हो या फिर आप कनेक्ट नहीं कर नहीं पाए। बताए थे, हमको याद आ रहा, बट हम इसे एग्जैक्टली हमको बैठ के हम समझे, बट गेज नहीं कर पा रहे हैं तो ओपन और ओआई और वॉल्यूम दोनों में दोनों exactly क्या दोनों difference? दोनों चीज सेम चीज से बनता है। वॉल्यूम भी जिस कारण बनता है, ओपन इंटरेस्ट भी उसी कारण से बनता है, लेकिन कारण एक हो सकता है, बट दोनों का कैलकुलेशन टेक्निक थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अगर अगर ज्यादा डाउट रहेगा, मैं और एक दिन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का क्लास बताऊंगा। नहीं इसी में डाउट था कुछ नहीं। ठीक है सर। तो हम लोग चेन में आ गए सर। तो चेन में ये जो डेटा हमें नजर आ रहा है, ठीक है, the table that you see is above the option chain, which basically list all different strike price available for a contract along with premium for the same, कि उसका क्या प्रीमियम पड़ रहा है। beside this information, the option chain has lot more trading information, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, बिड आस्क क्वांटिटी एटसेट्रा। ये धीरे धीरे हम लोग सारे बात को बताएंगे, बट अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ठीक है। नाउ कंसिडर ओनली ऑन द हाइलाइटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बट जिसमें सिर्फ हाइलाइटेड है उसी को थोड़ा सा देखिए, बिकॉज बाकी चीज एक साथ एक सारा चीज तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना, तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि हर एक चीज का मतलब क्या क्या है और कैसे उसका मतलब को समझेंगे, ठीक है। तो जो रेड पॉइंट में हाईलाइटेड है हम लोग अभी उसी में बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, द हाईलाइट इन मैरून shows the price of underlying in spot. As we can see that the time of the snapshot of ITC was 336.9 per share. Point to be noted, मैं आपको दिखाता हूँ, this one, ये वाला, ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है 336.90 में। ये 2015 का डेटा है, ठीक है, 2015 मार्च 17 का डेटा है। जिस टाइम ये ट्रेड हो रहा था तब इसका अंडरलाइंग प्राइस चल रहा था 336.90। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर रेड लाइन में क्या है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका स्ट्राइक प्राइस को भी देखेंगे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस हम लोग जिसको रेड किया वो 340 का है। तो 336.90 ये स्पॉट पर है ना? नहीं सर, हाँ, ये अंडरलाइन स्टॉक है जो स्पॉट मार्केट में चल रहा है। यस, प्रेजेंट प्राइस, ठीक है, स्पॉट मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट प्राइस, सिंपल। और ये इसका स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, मतलब जिस जिस पर्टिकुलर प्राइस में आप डील कर रहे हो, ठीक है, आप फ्यूचर डील कर रहे हो कि इतना दाम में मुझे जमीन चाहिए था। जैसे वो अजय और वेनु जमीन के लिए लड़ रहा था, ठीक है, 6 महीने बाद मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, जमीन मुझे दे देना। लेकिन जमीन मुझे ही दे, इसका क्या गारंटी? उसके लिए प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है ना, उसके लिए आप प्रीमियम जमा कर रहे हो। आगे बात को बढ़ाते रुक जाओ। नाउ तो मेरून 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 जो हम लोगों ने मेरून बॉक्स देखा, मेरून बॉक्स में हम लोगों ने ये देखा कि आईटीसी का ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रहा है, 336.9। नाउ हाईलाइट इन ब्लू shows all the different strike price that are available, as we can see starting from 260, 10 इंटरवल्स में, 10 इंटरवल्स है इसमें, 10% करके इंटरवल्स हैं, और स्ट्राइक प्राइस 480 तक गया है। देखिए ये ब्लू लाइन दिख रहा है, 260 से लेके 480 तक का स्ट्राइक प्राइस नजर आ रहा है आप लोगों को? हेलो यस सर। দেবজিৎ বাবু, দেখতে পাচ্ছেন, বুঝতে পাচ্ছেন তো?
হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। तो बेसिकली फ्रॉम 260 टू 480 का स्ट्राइक प्राइस, स्टॉक का ट्रेडिंग प्राइस है 336.90, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड कॉन्सेप्ट भी कुछ दिया हुआ है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो 260 से 480 जो 10-10 इंटरवल में स्ट्राइक प्राइस चेंज हुआ है। डू रिमेंबर ईच स्ट्राइक प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। हर एक स्ट्राइक प्राइस अलग है, एक के साथ दूसरे का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। One can enter into option agreement at specific strike price by paying the required premium. जो जरूरी प्रीमियम है वो जरूरी प्रीमियम देके आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, one can enter into a 340 call options by paying a premium of rupees 4.75, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम का वैल्यू जो हमें यहाँ पर नजर आया था। थ्री 340 स्ट्राइक प्राइस के लिए कितना प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है? 4.7 प्राइस, ठीक है। उससे प्रीवियस के लिए 10.65 प्रीमियम था, ठीक है। वो डिपेंड कर सकता है प्रीमियम प्राइस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ईच एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस अलग है। तो 340 के लिए स्ट्राइक प्रीमियम प्राइस कितना है? 4.75। पॉइंट टू बी नोटेड सर। इससे क्या समझ आ रहा है? आई थिंक पूरा एकदम पानी की तरह लग रहा होगा अभी, है ना। तो कैश ईच स्ट्राइक प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, वन कैन एंटर इनटू ऑप्शन एग्रीमेंट एट स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस बाय पेइंग अ रिक्वायर्ड प्रीमियम। सो 340 का स्ट्राइक प्राइस में आने के लिए, ठीक है, 340 का स्ट्राइक प्राइस में आने के लिए आपको 4.75 का प्रीमियम देना पड़ेगा। दिस एंटिटीज बायर टू बाय आईटीसी, जो बायर है वो आईटीसी का शेयर एक्सपायरी में कितने में बाई करेगा? 340 में। ऑफ कोर्स you now know under which circumstances it would make sense to buy ITC at 340 at the end of expiry। आपको पता है ना कि क्या? बोलो। 3200 का लॉट, 3200 का लॉट है सर आईटीसी का। हाँ, आईटीसी का 3200 का लॉट है। 3200 का लॉट, मतलब टोटल पे करेगा अगर 340 का स्ट्राइक प्राइस, इसका 4.75 प्रीमियम है, मतलब 15,200। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस क्या काम कर रहा है? आपको सेंस क्या काम कर रहा है सर? सेंस ये काम करेगा कि आईटीसी का शेयर का दाम 340 से ज्यादा होना चाहिए एक्सपायरी पे। 340 से जितना ज्यादा हो, 345, 350, अगर इसका मार्केट में प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तभी जाके इसको लेना आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपका परसेप्शन गलत निकल जाता है, आप लॉस खा जाओगे। लेकिन लॉस कितने का खाओगे? प्रीमियम का खाओगे। सिंपल है ना। नाउ व्हाट इज अंडरलाइंग प्राइस? सर एज वी नो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्स इट्स वैल्यू। डेरिवेटिव का नाम डेरिवेटिव क्यों है? व्हाई दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव? क्यों लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं? ये जो एनआईसीएम इसका वैल्यू जो है, इसका जो अंडरलाइंग एसेट है उसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। सर इसको हम लोग, हाँ, ये डिराइव करते हैं हम लोग। दैट्स व्हाई नेम इज कॉल्ड इक्विटी डेरिवेटिव। जो है नहीं डिराइव करके आता है, तो डिराइव किया जाता है जो है नहीं। और वो डिराइव किसके बेसिस में होता है? वो डिराइव अंडरलाइन के बेसिस में होता है। इसीलिए जो लोग स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन एडवाइजरी का काम करता है उनको इक्विटी डेरिवेटिव एडवाइजर कहा जाता है, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव एक्सपर्ट्स कहा जाता है। सो द अंडरलाइंग प्राइस इज द प्राइस एट व्हिच द अंडरलाइंग एसेट ट्रेड्स इन द स्पॉट मार्केट। फॉर एग्जांपल आईटीसी मार्केट में ट्रेड कर रहा था स्पॉट मार्केट में 336.90 में, जिस टाइम का मैं ये एग्जांपल उठाया इन द स्पॉट मार्केट। दिस इज द अंडरलाइंग प्राइस। For a call option, the underlying price has to increase for the buyer of the call options to benefit. अगर underlying price बढ़ता है, मतलब ITC का स्टॉक 336 से 340 होता है या 345 होता है, तभी जाके कॉल ऑप्शंस बायर को बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सर ध्यान से बात को समझिए। हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं तब हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में, मार्केट आगे जाएगा नीचे जाएगा, कैंडल स्टिक्स को जानते हैं, है ना। हम लोग कैंडल को सोच के मार्केट के बारे में डिसीजन लेते हैं कि क्या मार्केट बढ़ेगा, क्या निफ्टी बढ़ेगा, ठीक है, क्या निफ्टी घटेगा। देखिए आज का निफ्टी देखिए, हम लोग ये कैंडल स्टिक्स टेक्निकल के क्लास में करते हैं हफ्ते में 2 दिन, जैसे कल एक हुआ पर मतलब और टुमारो एक होगा, ठीक है। तो ये जो मार्केट का बढ़ना गिरना डे टू डे बेसिस में, लेकिन ये तो डे टू डे मार्केट का अप एंड डाउन है। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट
क्या निफ्टी नीचे आ सकता है? क्या निफ्टी ऊपर जा सकता है? क्या निफ्टी 16,570 से नीचे आ जाएगा? क्या निफ्टी 16,570 का बेंचमार्क क्रॉस करके क्या 17,400 की तरफ बढ़ सकता है? इसके लिए आपको फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे फंडामेंटल भी सीख जाएंगे ना, जिसमें मार्केट इकोनॉमी ओवरऑल आपको समझ आएगा, ठीक है। अब व्हाट इज फंडामेंटल्स, मैं आपको समझा देता हूँ फंडामेंटल्स क्या। से फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर टाटा मोटर्स का फंडामेंटल निकालना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स का कुछ नजर आ रहा है। मैं इसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ा, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। सही फॉर एग्जांपल आप टाटा मोटर्स में ट्रेड ले रहे हैं या निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं, जो आपको मन करे आप ट्रेड लो, फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट इज फंडामेंटल्स, अभी मैं फंडामेंटल्स में बात नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं आप लोग फंडामेंटल्स का क्लास स्टार्ट करोगे, ऐसे में अभी फंडामेंटल्स में दो चीज सिखाया जाता है सर। एक स्पेशल होता है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैं नॉर्मली चार्टर्ड स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट, सीएमए को भी पढ़ाता हूँ, और साथ में जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस को अंदर से जानना चाहता है उनको मैं एफएम का क्लास करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस को समझना। लेकिन इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि किसी भी स्टॉक के बारे में उसका डेटा को एनालिसिस करना, एंड जो बेसिकली एफएम का ही एक पार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल्स आएगा, कंपनी का पीयर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा, कंपनी के बारे में न्यूज इवेंट्स के बारे में भी जानना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू। टाटा मोटर का शेयर 453 में है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि 453, ध्यान से सुनिए बात को, 453 क्या बोल रहे हैं, करेंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मैं 2 मिनट से बस बता देता हूं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस या ओल्ड प्राइस। ओरिजिनल, ओल्ड इज ओरिजिनल ना, ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस, मतलब इसका प्राइस जो ओरिजिनल होना चाहिए, टाटा मोटर्स का करेंट प्राइस उससे ज्यादा चल रहा है एज पर दी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सर आप फेस वैल्यू बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, फेस वैल्यू अलग होता है। फेस वैल्यू नॉर्मली कंपनी का 10 रुपीज, 1 रुपीज, 5 रुपीज ऐसा होता है सर। तो आप ओरिजिनल प्राइस कैसे डिटरमाइन कर रहे हो सर उसके लिए आपको, यही तो खेल है सर फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल में वही आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप कंपनी का ओरिजिनल प्राइस को डिटरमाइन करो। बहुत सारा पैरामीटर है सर, ठीक है, जो फंडामेंटल्स में मैं आपको सिखाने का मुझे मौका मिलेगा, ठीक है। फिर कंपनी का आरओई, एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स के बारे में, डिविडेंड का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड देता है तो क्या होता है, कम डिविडेंड देता है तो क्या होता है। जैसे टाटा मोटर्स डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, तो क्या ये खराब बात है कंपनी के लिए, ये अच्छा बात है कंपनी के लिए। सर डिविडेंड देना या ना देना दोनों चीज का मतलब होता है। डिविडेंड कम देता है इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी अपना पैसा बिजनेस में लगाता है, और डिविडेंड कम मतलब ज्यादा देता है इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी अपना पैसा बिजनेस में लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। इसके लिए डिविडेंड पॉलिसी समझना पड़ेगा सर। लेकिन सर मार्केट में क्या टाटा मोटर का शेयर और बढ़ सकता है? यस बढ़ सकता है, बिकॉज टाटा मोटर्स जैसे शेयर में ऑलवेज एक प्रीमियम कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू से और ज्यादा दाम में चले, हो सकता है कि ये 500 के आसपास चले जाए। ऐसे हुआ है, लास्ट कुछ दिनों में हुआ है सर, टाटा मोटर्स का शेयर लास्ट कुछ दिनों में 500 क्रॉस करके चला गया है सर, ठीक है। ये देखिए 500, 509, ठीक है, काफी बार 525, ठीक है। तो काफी दिनों से ना 400, 450, 500 रेंज में घूम रहा है सर ये, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि क्या टाटा मोटर्स इसको छोड़ के आगे जा सकता है? यहाँ जा सकता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रेंज में जा सकता है। तो उसके लिए बिजनेस में कुछ चेंजेस भी जरूरी है, कुछ सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब क्या बात कर रहा हूँ मैं, ये सब मैं फंडामेंटल्स में आ गया सर। सर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है सर। हाँ सर, अच्छा शेयर सर। 5 साल के लिए तो छोड़ देगा ना, अच्छा से आराम से 700-800 चला जाएगा। हाँ ऑब्वियसली जाएगा सर, ठीक है। इसमें आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रीड करना आना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखना है कि क्या रेंज में इसका इनकम चेंज हो रहा है, इसका एसेट बैलेंस शीट चेक करना है आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेक करना है आपको कि बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या हालत हो रहा है, ठीक है। और साथ में कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करना है, और उसको जब चेक करना सीख जाएंगे ना, तब आप बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में मास्टरी हासिल कर लोगे। तो स्टॉक बढ़ सकता है कि घट सकता है फ्यूचर में, और बहुत ज्यादा लंबा फ्यूचर में क्या हो सकता है
उसका असर आपको शॉर्ट टर्म मार्केट में भी नजर आएगा सर। लंबा फ्यूचर में स्टॉक में क्या होगा उसी का असर हमें शॉर्ट टर्म मार्केट में जो फ्लक्चुएशन नजर आता है उसमें भी नजर आता है सर। निफ्टी 6 महीने आगे क्या करेगा उसका छोटा छोटा इंपैक्ट हमें आज देखने को मिलता है, उसका छोटा छोटा इंपैक्ट हमें आज देखने को मिलता है। सो टेक्निकल एनालिसिस इट्स ओके फॉर शॉर्ट टर्म अंडरस्टैंडिंग, बट मेरा रिकमेंडेशन ऑलवेज रहेगा कि धीरे धीरे आप लोग फंडामेंटल्स में भी नॉलेज गैदर कर लीजिएगा, ठीक है। तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होगा, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब यही नहीं कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ समझने के लिए। मार्केट में ही देखिए ना, किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने जाएंगे, टेक्निकल तो है ही अपने जगह में, बट फंडामेंटल्स इज ऑल्सो देयर। सो इफ यू अंडरस्टैंड बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स देन यू कैन क्रिएट योर परसेप्शंस, आप इजीली बिल्ड कर सकते हो अपना परसेप्शंस। तो परसेप्शंस को बिल्ड करने के लिए फंडामेंटल एंड टेक्निकल गो हैंड इन हैंड, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलता है सर। ओके सर, नो इशू। हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। सर अभी एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। Sir, exercising of an option contract is an act of claiming out right to buy the option contract at the end of the expiry. If you ever hear the line exercise the option contract in the context of call options, it simply means that one is claiming the right to buy the stock at the agreed strike price. Clearly, he or she would do it only if the stock is trading above the strike price. आप स्टॉक कॉल ऑप्शंस में तभी आ सकते हो अगर वो स्टॉक प्राइस से स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा चल रहा है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। एक काम करते हैं सर, मैं आप नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी पार्ट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। शनिवार के क्लास में मैं आपको कॉल ऑप्शंस में कैसे क्या करना चाहिए, इसमें ऑप्शंस एक्सपायरी में क्या खेल खेलना है, ठीक है, और किस तरह से हम लोग ऑप्शंस प्रीमियम को समझेंगे, ठीक है, पूरा खेल को समझ जाएंगे सर नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे वाले क्लास में, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है सर। দেবজিৎ বাবু বলুন। নেক্সট ক্লাস কবে হবে? শনিবার দিন আছে ইকুইটি ডেরিভেটিভ শনিবার, আর কালকে আপনার ইয়ে আছে কি বলে টেকনিক্যাল আছে, ঠিক আছে। আস্তে আস্তে শিখি, তারপর আস্তে আস্তে ট্রেড নেওয়াও শিখবো, ঠিক আছে। ओके सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो सर। सपोज करिए आज फ्राइडे है, ठीक है। सपोज आज फ्राइडे है 22 जुलाई, ठीक है। हम एक बैंक का कॉल ऑप्शन लिए, बैंक निफ्टी का। तो सर अगर वो हम कोई भी प्रीमियम पे लिए हैं, सपोज करिए 100 रुपये प्रीमियम पे लिए, ठीक है, 36,000 का कॉल लिए, तो जैसे जैसे 36,000 का ऊपर जाएगा मेरा प्रीमियम का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो हम फ्राइडे को हम छोड़ दिए, ठीक है। फ्राइडे को हम फिर कैरी कर लिए मंडे के लिए, मेरा प्रॉफिट बुकिंग था, बट अब देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी और बढ़ेगा, इसलिए हम छोड़ दिए। मंडे को देखे मेरा और बढ़ता जा रहा है स्ट्राइक प्राइस से, मेरा प्रॉफिट भी और बढ़ता जाएगा। बट ट्यूसडे को देखे हम सर कि मेरा जो मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो हम ट्यूसडे क्या किए, उसको स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो जो टोटल मेरा प्रीमियम का वैल्यू जितना बड़ा उतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे ऑप्शन में होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस पे हम चूज़ किए हैं और थर्सडे को जो स्ट्राइक प्राइस में मतलब जितना मैं प्रीमियम पे आकर के स्ट्राइक प्राइस पे रुकेगा उसका डिफरेंस मेरा प्रॉफिट होता है। अगर हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, फ्राइडे को भी नहीं किए, मंडे भी नहीं किए, ट्यूसडे भी नहीं किए, वेडनेसडे भी नहीं किए, थर्सडे तक हम पूरा रुके रहे एक्सपायरी पर, तो सर जो अगर स्ट्राइक प्राइस का अगर हमको डिफरेंस लेना है, प्रॉफिट लेना है, तो क्या हमको खुद से स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा थर्सडे को 3:20 पे, या वो ब्रोकर करेगा? नहीं, आपको कर लेना चाहिए ना। तो कितना बजे करेंगे सर अगर हमको स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस लेना है प्रॉफिट पे? प्रीमियम पे नहीं लेना है, स्ट्राइक प्राइस पे लेना है। हाँ, तो मार्क टू मार्केट देख के करना पड़ेगा आपको, आपका मार्क टू मार्केट जो आएगा उसके हिसाब से होगा। हाँ, तो कितना बजे करेंगे? 3:20 तक कर देंगे या उससे पहले करेंगे? 3:20 पे भी कर सकते हैं, ये सब आगे आगे बताएंगे सर, ठीक है। ये सब आगे आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारा पॉइंट मैटर करता है, कोई एक पर्टिकुलर मैटर तो है नहीं ना, ठीक है। आगे आगे इसका जैसे हम लोग फ्यूचर में भी सीखे ना किस तरह से मार्क टू मार्केट, उसका वेरिएबल्स किस तरह से हुआ है, थोड़ा सा वेट कर जाइए सर, समझ में आ जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, टाटा। टाटा सर।